हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम विधि शास्त्र भी कहते हैं, कानूनी शास्त्र भी कहते हैं, विधि का ज्ञान भी कहते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूं। जब हम लॉ फील्ड में आते हैं तो सबसे ज़्यादा टिपिकल, सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो कोई हमारा सब्जेक्ट है या एक्ट है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र है। देखो, यह अपने आप में कठिन नहीं है, लेकिन बच्चे इसे छोड़कर चलते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम इसे पढ़ें तो इतना आसान है ये बहुत ज़्यादा, और अगर हम इसे ना पढ़ें तो ये इतना कठिन भी है कि आप अगर इसे देखो, इसकी एक मैं आपको बता दे रहा हूँ इस बात को छोड़ते हुए। अगर हमने इसे एक बार में अच्छे से समझ लिया, समझ समझ के पढ़ लिया, तो ये हमारी समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसे बिना समझे एक बार इसे पढ़ लिया तो आपको गारंटी कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं, आपके जीवन में समझ में नहीं आने वाला है अगर इसे समझ के नहीं पढ़ा। अगर इसको आपने एक बार समझ के पढ़ लिया और उसको अपनी लैंग्वेज में एक बार लिख दिया तो इतना आसान लगता है ये सब्जेक्ट, ये एक्ट बहुत ज़्यादा। अगर आप इसे लिख के नहीं देखते हो या आप इसका रिवीजन नहीं करते हो या इसे समझ के नहीं पढ़ते हो, तभी आपकी समझ में नहीं आने वाला है। जूरिस्प्रूडेंस आपसे सबसे ज़्यादा राइटिंग मांगता है, लिखाई मांगता है, लिख लिख के प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अब से पहले मैं अर्थ विधि शास्त्र की भूमिका, विधि शास्त्र का अर्थ यह वीडियो में डाल चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज मैं आपको कराने वाला हूं विधि शास्त्र की परिभाषाएं। विधि शास्त्र की जो परिभाषाएं हैं विधि शास्त्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये एलएलबी एग्ज़ाम में आने वाले स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रत्येक सेमेस्टर में आ सकती है। ये नहीं है कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के पेपर में इसकी तैयारी करें, क्योंकि जब एग्जामिनर एग्ज़ाम बनाता है तो वो घुमा फिरा कर एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को डाल देता है। तो आज हम देखेंगे विधि शास्त्र की परिभाषाओं को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो विधि शास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनको विधि शास्त्रियों ने चार भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले नंबर की जो फर्स्ट नंबर की जो हमारी परिभाषा आती है, डेफिनेशंस आती है, वो आदर्शवादी। कौन सी डेफिनेशन है हमारी परिभाषा है? आदर्शवादी परिभाषा। दूसरे नंबर पर जो हमारी परिभाषा है वो है विश्लेषणात्मक परिभाषा। तीसरे नंबर की जो हमारी परिभाषा है वह है संश्लेषणात्मक परिभाषा। चौथे नंबर की जो हमारी परिभाषा है वो समाजशास्त्रीय परिभाषा है। यहाँ पर विधि शास्त्रियों ने चार प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं: आदर्शवादी, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय। इन डेफिनेशंस को चार भागों में विभक्त करा है और चारों ही डेफिनेशंस अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, इनके नोट्स बनाना और लिख लिख के इनके रिवीजन करना। जब तक आप लॉ फील्ड में हो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। और आपको अगर अपनी कोई राय देनी है या आपकी कोई बात है तो कमेंट में आप लिख के भेज सकते हो, हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जो फर्स्ट नंबर की है। देखो, कराने के लिए तो मैं पूरी ये मतलब 7-8 वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ मैं एक वीडियो में भी डाल देता, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो चीज़ें हैं ये सब जो मिक्स हो जाती हैं दिमाग में। ये वीडियो आप मतलब वीडियो देख के जो चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, इस वजह से मैं अलग अलग इनका कंटेंट आपको दे रहा हूँ। नहीं देने के लिए तो मैं 2-3 घंटे की एक वीडियो आपको बना के दे देता, आप अच्छे से कर लेते। और जहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है ना, वहाँ पे हमारा माइंड अपसेट होने लगता है। जहाँ पे 1 घंटे की वीडियो बनाने की ज़रूरत है मैं वहाँ पे 1 घंटे की बनाता हूँ, जहाँ पे लगता है 10 मिनट की है वहाँ पे 10 मिनट की बना के देता हूँ। मुझे लग रहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में मैं आपको अगर छोटे छोटे पॉइंट अगर दूंगा तो आप जल्दी से समझ जाओगे, अगर मैं इसे एक साथ दे दूंगा तो आप जो परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैं आज आपके लिए सिर्फ आदर्शवादी परिभाषा, ये वाली आपकी परिभाषा, एक परिभाषा में आपको डेफिनेशंस कराने वाला हूं। आदर्शवादी परिभाषा एक अल्पियन वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक विधि शास्त्री हैं, अल्पियन एक विधि शास्त्री हैं। प्रख्यात रोमन विधि शास्त्री अल्पियन ने
डाइजेस्ट नामक अपने ग्रंथ में डाइजेस्ट नामक अपने ग्रंथ में विधि शास्त्र की विभिन्न निम्न परिभाषा दी है। विभिन्न भी कह सकते हो, निम्न परिभाषा दी है। विधि शास्त्र मानवीय एवं देवी विषयों का ज्ञान और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। देखो यहां पर एक बात कही गई है, जो विधि शास्त्र है मानवीय एवं देवी विषयों का ज्ञान, मतलब मानवीय यानी जो मानव ने जो विधि बनाई है, या जो देवी विषय है, देवी विषय यानी कि जब मानव का जो पहला जन्म होगा इस धरती पे, सबसे पहले कोई ना कोई तो व्यक्ति इस धरती पे जन्मा होगा, तो उसने जब कोई विधि लागू की होगी तो उसको कहते हैं देवी कृत्य। वो विधि हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक वो पहुंच रही है। जैसे अभी तक हमारे सामने जो रूल्स आ रहे हैं, जो हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, हमारे जो धर्म की चीजें हैं वो हमारे दादा बाबा ने हमारे पिताजी को दी, हमारे पिताजी ने हमको दी, हम अपने बच्चे को देंगे, हमारे बच्चे। तो इसी प्रकार जो रूल है, जो विधि है, कानून है, ये देवी कृत्य हैं, देवी हैं, देवी कार्य हैं, जो हमारे पीछे से ही चले आ रहे हैं। मानवीय हैं, जो मानव समय समय पर अपने सुविधाओं के अनुसार, अपने समाज की व्यवस्थाओं के अनुसार उनको चेंज करता रहता है या नए नियम लागू करता रहता है, का क्या है ज्ञान है। जो मानव ने जो विधि बनाई है या देवी विषयों जो पहले से ही चले आ रहे हैं रूल, उनका क्या है ज्ञान, और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। इसमें देखो जो न्याय है वो पूर्ण भी है और जो अपूर्ण अन्यायपूर्ण भी है, ठीक है ना। उसका ये क्या है विज्ञान है, यानी उसका ये क्या है रिसर्च है। मतलब इससे हम रिसर्च कर सकते हैं कि किसके ऊपर रिसर्च, ये नहीं कि हम इसमें कोई वैज्ञानिक बनेंगे इससे पढ़ के, नहीं, रिसर्च कानून की, कि हम पहले समय पर किस प्रकार के कानून थे, अब किस प्रकार के कानून हैं, हमें अपने समाज को देखते हुए किस प्रकार के कानून लगाने चाहिए, या हमारे समाज में कौन से कानून ऐसे हैं जो हमें आज परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले वो सही थे, लेकिन आज के दौर को देखते हुए वो परेशान कर रहे हैं, या आने वाले 10-5 साल में वो और ज़्यादा परेशान करेंगे। इस प्रकार के जो नियम होते हैं उन्हें मानवीय कहते हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी चले आ रहे हैं उन्हें देवी नियम कहते हैं, ठीक है। आलोचना, इनकी आलोचना 2 आधारों पर की गई है। मतलब जो ये नियम है इस सब की, इसकी जो डेफिनेशन है अल्पियन की आदर्शवादी परिभाषा की, इसकी भी आलोचनाएं की गई हैं। प्रथम कथन यह है कि उनका कथन मात्र एक अलंकारिक है, जिसे स्वयं रोमन वासियों ने आगे नहीं बढ़ाया। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो रोमन वासी थे उन्होंने इस विधि को जैसी थी उसे ऐसे ही रहने दिया, उसे आगे नहीं बढ़ाया। द्वितीय यह है कि अत्यधिक विस्तृत होने के कारण अपने में धर्म और नीति शास्त्र को भी सम्मिलित कर सकती है, अर्थात इसका दायरा काफी विस्तृत है। मतलब जो विधि होती है, इसमें विधि में क्या कहा गया है कि जब ये परिस्थितियां और समय के अनुसार अगर ये चाहे, ये इसमें देखो क्लियर लिखा हुआ है, अपने में धर्म और नीति शास्त्र को भी सम्मिलित कर सकती है। जो हमारा नीति शास्त्र है, जो हम नई नई नीति बनाते हैं, जो हमारी नीति पहले से चली आ रही हैं उनको भी, और जो हमारे धर्म से रिलेटेड जो कानून है, नियम है, जो व्यवस्थाएं, उन सभी को अपने अंदर सम्मिलित कर सकती है और सम्मिलित भी करती है। जो इसका जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, इसमें ये कहा गया है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। अगर इसके बावजूद भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके दो, आपको यह फिर मैं दोबारा से आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा, और कहाँ पर आपको डाउट है ये भी मुझे बता के देना, फिर मैं उस लाइन को आपको दोबारा से करा के सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ, अगर इसमें कोई त्रुटि है या आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो उसकी भी बताओ, हम आगे से नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार के देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कोई नई वीडियो आएगी तुमको पता चल जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।